बनारस की धरती साहित्य के लिए सदियों से उर्वरा रही है। तुलसी, रैदास, कबीर की वाणी यहीं पर प्रस्फुटित हुई। कालांतर में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद सरीखी कई विभूतियां इसी काशी की जमीन पर पैदा हुई। वाराणसी में जन्मे महाकवि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी धारा के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने अपने लेखन के माध्यम से देश और समाज को एक नई चेतना प्रदान की। सन 2930 में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में क्रांतिवीर एक तरफ से आगे बढ़ रहे थे, ऐसे समय में स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक रखा जाता है। पूरे देश की पराधीनता का जो वह युग था, उसमें राष्ट्रीय चेतना भरने का काम प्रसाद जी अपने नाटकों के माध्यम से कर रहे हैं। और यही नहीं, विदेशी महिला चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया एक स्थान पर और कहती है कि विश्व के अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि हैं, भारत तो मानवता की जन्मभूमि है। इस मानवता की भूमि को पूरे विश्व मानवता का घोष करने वाले जयशंकर प्रसाद कहीं से भी अतीत के कवि नहीं हैं। उनकी समस्त रचनाएं कामायनी में श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद कहलाते हैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुरंत समृद्धि बढ़ रही है, तुम आगे बढ़ो। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस के सराय गोवर्धन मोहल्ले में प्रसिद्ध तंबाकू व्यवसायी देवी प्रसाद साहू के यहाँ हुआ। जयशंकर प्रसाद के पिता को लोग सुंगनी साहू के नाम से जानते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के क्वींस कॉलेज में हुई। यद्यपि वे यहाँ 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। बाद में घर पर ही हिंदी और संस्कृत की शिक्षा की व्यवस्था की गई। यद्यपि जयशंकर प्रसाद के पूर्वज कन्नौज से आकर सबसे पहले गाजीपुर के सैदपुर भीतरी में बसे। इसके बाद परिवार व्यापारिक कारणों से वाराणसी के बैरवन और फिर मोहन सराय में बसकर चीनी का व्यवसाय करने लगा। कालांतर में परिवार काशी विश्वनाथ मंदिर के पास टेढ़ी नीम मोहल्ले में बस गया। परिवार की एक शाखा सराय गोवर्धन में बसी, जहां प्रसाद जी का जन्म हुआ। व्यावसायिक चुनौतियों और पारिवारिक दबावों के बीच संतुलन साधते हुए जयशंकर प्रसाद ने साहित्य सेवा को प्राथमिकता दी। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेलते हुए साहित्य की दुनिया में रम गए। पारिवारिक जीवन और साहित्य दोनों का उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया। विषम परिस्थितियों में भी जयशंकर प्रसाद की भाभी लखरानी देवी ने उनको प्रेरित किया, जिससे कि वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का रचनाकाल सन 1909 से 1936 तक माना जाता है। इसी कालखंड में भारत आजादी की कामना के साथ संघर्षरत था। पुरानी परंपराओं और सुधारवादी विचारों के टकराव के दौर में जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं के जरिए देश में एक नई चेतना पैदा की। जयशंकर प्रसाद केवल नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और महाकवि नहीं थे, वरन वह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इतना ही नहीं, वह उस जमाने में जितने साहित्यकार थे उनके वह प्रेरणा स्रोत थे। जयशंकर प्रसाद ने
केवल साहित्य के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, वरन उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में भी काम किया है। 1909 में उन्होंने इंदु का प्रकाशन किया। तो जयशंकर प्रसाद गुप्त का पूरा जीवन माँ भारती और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित था। वह उन्होंने अपने साहित्य में भी जगह जगह चाहे चंद्रगुप्त नाटक लिखा हो, चाहे काव्यों में उन्होंने कामायनी लिखी हो, चाहे उन्होंने आंसू लिखा हो, हर में उस समय का युग का प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध जैसी विभिन्न विधाओं में रचना की। कामायनी प्रसाद जी की चर्चित और प्रतिनिधि काव्य रचना है। इसके अलावा आंसू, झरना, लहर और प्रेम प्रतीक जैसी काव्य रचनाएं भी काफी चर्चित हुई। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ावा देने के लिए जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना की। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और विशाखा जैसे नाटक काफी चर्चित हुए। नाटक के एक विदेशी पात्र से अरुण यह मधुमय देश हमारा कहलवाने के लिए नाटक से बेहतर कोई विधा हो ही नहीं सकती। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। स्कंदगुप्त की जय हो। आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूं। सेनापति की क्या क्या है? मेरी आज्ञा। युवराज अब सम्राट की भावी प्रकृति है। मैं तो आज्ञाकारी सेवक मां। इस पर्णदत्त ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया था। जयशंकर प्रसाद एक बड़े नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और ख़ास करके उनके नाटकों में जो उनकी राष्ट्रीय चेतना है वो खुल करके और उभर करके हमारे सामने आती है। वे अतीत के जो गवाक्ष हैं जिसमें प्रमुख चरित्र उभर करके आते हैं उनको ले करके वे आते हैं और राष्ट्रीय चेतना में हमारे इतिहास के जो पुरुष हैं उनका क्या महत्वपूर्ण रोल हो सकता है उसकी वे एक तरह से पुनर्व्याख्या करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यह कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ जाता है, चाहे वो स्कंदगुप्त को उठाते हैं, चाहे चंद्रगुप्त को उठाते हों, यहाँ तक कि ध्रुवस्वामिनी को जो कि सबसे ज़्यादा पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम वहाँ पर भी देखें तो एक राष्ट्रीय चेतना का जो भाव है वो उसमें मौजूद है। उसी तरह से आप स्कंदगुप्त को आप उठा करके देखिए, स्कंदगुप्त में भी एक जो विजयी योद्धा जो कि बिल्कुल गद्दी नसी नहीं होता लेकिन वो लगातार युद्ध में रत है, यानी कर्म की प्रधानता को लेकर के, जैसे एक सत्ता से कोई मोह नहीं है लेकिन राष्ट्र की चिंता उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। स्कंदगुप्त को इस रूप में वे खड़ा करते हैं। चंद्रगुप्त को वे इस रूप में खड़ा करते हैं कि बिल्कुल जमीन से उठा हुआ आदमी कैसे राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत होते हुए राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना को मूर्त रूप देता है। यही नहीं, आप देखिए कि चंद्रगुप्त नाटक में या स्कंदगुप्त नाटक में भी आप देखें वे खास करके जो गीतों का प्रयोग करते हैं, वे गीतों का प्रयोग कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रीय चेतना की एक जो हमारी अंतः सलीला सांस्कृतिक विरासत के रूप में बहती हुई नजर आती है, वह उनके गीतों में उभर करके सामने आती है। तो जयशंकर प्रसाद की जो विश्व दृष्टि है वह विश्व दृष्टि कहीं न कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय चेतना है, जो स्वत्व है, उसमें कहीं न कहीं वह समाहित है। इसी तरह से जन्मेजय का नाग यज्ञ आप लीजिए तो जो भारतीय जन समूह है वह आपस में कैसे लड़ रहा था उसको वो चित्रित करने के साथ साथ उन्हें
एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि प्रसाद जी अपने नाटकों में राष्ट्रीय चेतना को खुलकर उभारने में सफल सिद्ध हुए हैं और आज भी जिसकी गूंज पूरे साहित्य में, अकादमिक दुनिया में विराजमान है, वे प्रणम्य है और उनका जो लेखन है उसे हम आज भी सिरोधार्य मानते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में तितली और इरावती है, तो प्रतिनिधि कहानी संग्रह में छाया, आकाशदीप और इंद्रजाल की चर्चा की जाती है। प्रसाद जी के संपूर्ण लेखन में भारतीय परंपरा और चेतना का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। प्रसाद अतीत का पुनराख्यान कर रहे हैं, ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से अपने युग को प्रस्तुत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। उस पहले नाटक में प्रायश्चित में दो विद्याधारियां उस भूमि में आती हैं जहां पृथ्वीराज पराजित हुए थे। दूसरी को पता नहीं है कि यहां क्या हुआ है। वह पहली से कहती है कि यहां तुम्हें नहीं पता है, तुम रंग राग में व्यस्त रहो, यहां कैसे हो रहा है इस देश में तुम्हें नहीं कुछ पता है। वह इसका कारण पूछती है कि क्यों ऐसा हुआ, तो पहली उसका उत्तर देती है कि यदि भाई भाई का शत्रु न हो, यदि सरिता ही श्रृंग को न तोड़े, तो दूसरा कोई क्या कर सकता है। पहले नाटक में प्रसाद जी यह पृष्ठभूमि रखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जिंदगी के झंझावातों से जूझते हुए अपनी साहित्य यात्रा को जारी रखा। तीसरी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें रत्नशंकर के नाम से जाना गया। रत्नशंकर के उत्तराधिकारी वर्तमान में पुश्तैनी मकान में रहते हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक रहे महाकवि जयशंकर प्रसाद अपने आवास पर साहित्यिक संगोष्ठी किया करते थे। प्रसाद परिषद की ये संगोष्ठी वर्ष 1933 में अविस्मरणीय हो गई, जब 3 महान साहित्यकारों मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पत्नी कमला नेहरू संग उपस्थित हुए। जयशंकर प्रसाद का जन्मशती समारोह वर्ष 1989 में आयोजित किया गया, जिसमें उनकी नाट्य रचनाओं का मंचन किया गया। हिमगिर के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय पर प्रवाह। ये कामायनी की पंक्तियां हैं। और जयशंकर प्रसाद जब कामायनी लिख रहे हैं, उस समय वो उनकी दृष्टि पूरे इतिहास पर है, विगत इतिहास पर। वहाँ जब देव और दानवों का युद्ध हुआ है, तो देव पुरुष केवल अकेले मनु बचे हैं, और मनु जो हैं वो पूरा दृश्य क्यों यह हुआ, यह देव और दानवों का युद्ध क्यों हुआ, तो ये एक तरह से जो उनकी चिंता है मनु की, वही जिजीविषा है। और जो पुनः सृष्टि का वहीं से एक बीजारोपण हो जाता है, और एक मनुष्यता के विकास की यात्रा हम इसे कहेंगे कामायनी को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यथार्थ है उसे भी उन पर बराबर जयशंकर प्रसाद की दृष्टि रही है। कहानियों में है वो पूरे यथार्थवादी हैं, और ख़ास तौर से अपने उपन्यास कंकाल में। तो हम ये देखते हैं कि जो भी इनके कालजयी साहित्य है, जो भी प्रसाद ने रचा है वो कालजयी है, क्योंकि जो विधवा की समस्या वहाँ पर है, और जो भी हमारे दलितों की समस्या है, उन्होंने महिला, उनके जो पात्र हैं, स्त्री सशक्तिकरण वहाँ पर बराबर दिखाई देता है। ख़ास तौर से उनके ध्रुव स्वामिनी, जो उनका अंतिम नाटक है, उसमें ध्रुव स्वामिनी जो है उसका विवाह, जिसे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा, उसको विवाह मोक्ष की संज्ञा दी, क्योंकि वो जब अपनी इच्छा से वो चंद्रगुप्त का वर्ण करती है और रामगुप्त को छोड़ती है। तो इस तरह से उनकी दृष्टि बराबर यथार्थवादी है और हम इसको कह सकते हैं प्रगतिशील दृष्टि है। सराय गोवर्धन के आवासीय परिसर में जयशंकर प्रसाद के दादा शिवरत्न साहू ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराकर शिवलिंग की स्थापना की। ये वही कालखंड था जब अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा रही थी। जयशंकर प्रसाद के सराय गोवर्धन के मकान के परिसर में स्थित शिव रत्नेश्वर महादेव मंदिर आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इसी शिव मंदिर में बैठकर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना भी की थी। मकान के अहाते के चारों कोनों पर और एक बीच में भी कुआं हुआ करता था, जो अब भी अपने होने का प्रमाण देता है। वर्तमान में केवल मंदिर वाला कुआं ही बचा है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी महाकाव्य कामायनी की रचना श्री रत्नेश्वर महादेव, जो मंदिर उनके पितामह श्री रत्न साहू द्वारा निर्मित है, उसी स्थान पर उन्होंने अपनी कामायनी की रचना की। वैसे तो उनका साहित्य संसार बहुत ही वृहद है, लेकिन कामायनी को जब हम देखते हैं तो हम एक आकलन कर सकते हैं कि प्रसाद की सोच कहाँ से उठी और कहाँ पे जाके विराम चिन्ह पाई। लेकिन विराम भी नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि वो निरंतर उसका प्रवाह हमारे जन मानस पे पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने दिया है। तो हमें अपनी दृष्टि उस पर फिर से एक तरफ करनी चाहिए, जिससे हमारे जो आज की युवा हैं और हमारी जो आज की जनरेशन है, हमारे भारत की समृद्ध जो परंपरा है उसके प्रति जागरूक हो सके। प्रसाद जी अपने पैतृक आवास के एक कक्ष में रहकर साहित्य लेखन का कार्य किया करती थी। कमरे के अंदर उनकी विभिन्न आयु वर्ग की 1 से ज्यादा तस्वीरें लगी हैं। कक्ष में प्रसाद जी का पलंग करीने से संजो कर रखा गया है। प्रसाद जी की अमूल्य निधि, उनकी पुस्तकें यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। यह हम पुस्तैनी जो मकान है उसमें एक कमरा प्रसाद जी जहाँ पर अध्ययन करते थे उसको हमने एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पे प्रसाद जी द्वारा लिखित पूरा साहित्य एवं प्रसाद जी द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकें भी आप देख सकते हैं, एक में है। और उसके बाद उनके पुत्र श्री रत्न शंकर जी ने भी प्रसाद साहित्य पर काफ़ी काम किया और उनके द्वारा भी जो संग्रहित पुस्तकें हैं वो भी यहाँ पर विद्यमान है। तो ये पूरा संपूर्ण संग्रहालय के रूप में प्रसाद जी को पूर्णतः समर्पित है, प्रसाद जी के पुस्तैनी मकान में। इसी कक्ष में जयशंकर प्रसाद की स्मृति में कुशल चित्रकारों ने उनके साहित्यिक प्रसंगों को अपनी तूलिकाओं से प्रदर्शित कर रखा है। प्रसाद जी के जीवन के हर रंग चटक होकर उभरे हैं इन चित्रों में। हिंदी साहित्य के महाकवि की विविध रचनाओं का जीता जागता वर्णन करती हैं ये पेंटिंग्स। जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचनाओं की प्रस्तुति में कलाकार अपने रचनात्मक योगदान से आहुति देते रहे हैं। पूरे छायावादी कवियों में राष्ट्रीय चेतना सबसे अधिक हमें प्रसाद के भीतर मिलती है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। आगे बढ़ो, यह स्वर हमें प्रसाद की रचनाओं में मिलता है। पूरी राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा उद्घोष हमें प्रसाद के रचनाओं में है
और विश्व मानवता का घोष। प्रसाद की गद्य रचनाओं में देखें, उनके तितली उपन्यास को देखें तो समकालीन जितने आडंबर हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको प्रसाद तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उनकी कामायनी तो पूरे विश्व मानवता का काव्य है, जहाँ कहते हैं औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यह संदेश पूरी दुनिया को भारत की भूमि से, इस काशी की भूमि से और प्रसाद की रचनाओं से गूंज रहा है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने 47 वर्ष के अल्प जीवन काल में कविता, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में कालजयी रचनाएं की। उनकी रचनाओं में मानव जीवन के संघर्ष, व्याकुलता के चित्र परिलक्षित होते हैं। भारतीय जीवन, मनुष्य और संस्कृति के महागायक के रूप में उनके स्वर हमेशा लोगों को सचेत और प्रेरित करते रहेंगे।